अब देखिए, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करने की भी दो अप्रोचेज हैं। क्या दो अप्रोचेज हैं? उन दो अप्रोच हैं, ये है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ये डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। पहली अप्रोच है टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच। तो जैसे कि ये दोनों नाम ही अपने आप में बता रहे होंगे, टॉप डाउन मतलब ऊपर से शुरू करो और नीचे की साइड आते जाओ, और बॉटम अप नीचे से शुरू करो और ऊपर की साइड चढ़ते जाओ। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स में यही एक्चुअल में डिफरेंस है। आपको और एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने पेड़ तो देखा ही होगा, एक घना लंबा, जिसके अंदर बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारे पत्ते हैं, फूल भी खिले हुए हैं। ऐसे पेड़ को जरा इमेजिन कीजिए। ये हमारे पेड़ की ट्रंक है, इससे निकल रही हैं बहुत सारी शाखाएं, ब्रांचेस। अब इन्हीं शाखाओं पे हमारे पत्ते होते हैं, इसी ट्रंक से वो शाखाएं निकलती हैं, शाखाओं से पत्ते निकलते हैं। तो मैं जानता हूं कि ये कुछ पेड़ की तरह तो ज्यादा दिख नहीं रहा, बट मान लीजिए ये एक पेड़ है जो हमारे नॉर्मल किसी भी पेड़ की तरह दिखता है। अब इस पेड़ को देखने के हमारे पास दो नजरिए हैं। या तो हम माने कि हमारे पास जो ट्रंक है, पेड़ का जो मेन तना है, उससे ये शाखाएं निकल रही हैं। ठीक है, इस मेन तने से बहुत सारी शाखाएं निकल रही हैं, मतलब ये ओरिजिन है और इससे सब कुछ निकल रहा है। ये पहली अप्रोच है। दूसरी अप्रोच उसी सेम पेड़ को देखने। चलिए, अभी तक तो हमने ये पढ़ लिया है कि हमें अपनी प्रॉब्लम को डिज़ाइन कैसे करना है यूजिंग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमने दो अप्रोचेस पढ़ ली, टॉप डाउन और बॉटम अप। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप टू सॉल्व अ कंप्यूटर साइंस प्रॉब्लम इज डिज़ाइनिंग द प्रॉब्लम। इस स्टेप के अंदर हम अपने वही दो पुराने दोस्त एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में लिख लेंगे। तो हाउ डू वी डिज़ाइन अ प्रॉब्लम? यूजिंग एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स। आपको याद ही होगा
कि पिछली क्लास में हमने ये दोनों ही टॉपिक्स कवर करे थे, एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स, और अगर आप चाहें तो इन दोनों टॉपिक्स को रिवाइज करके जान सकते हैं कि एक्चुअली हम प्रॉब्लम डिज़ाइन कैसे करने वाले हैं। Next step in the process of solving a problem in computer science है कोडिंग। यही वो पार्ट है जिसके लिए आप सब लोग बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे। कोडिंग ही वो पार्ट है जो हम 11th और 12th में मेजरली कवर करेंगे, बट अभी मैं इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। कोडिंग इज just writing your code in whichever language you want. तो after you design the problem in algorithm या फिर flowchart, you have to write it in code. अब कोड हम कैसे करेंगे, किस लैंग्वेज में करेंगे, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। कोडिंग के लिए हम काफ़ी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, जैसे कि C++, पाइथन, जो कि आप लोग भी यूज़ करेंगे इस कोर्स में, इन दोनों में से कोई एक। इसके अलावा भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि जावा, सी, पर 11th और 12th में हमारा उन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। अब कोड तो हमने लिख लिया, अपने सारे लॉजिक्स को भी इम्प्लीमेंट कर दिया, सारे वेरिएबल्स को भी नेम कर दिया, और अपने इनपुट जो हमें यूज़र से लेना था और आउटपुट जो कि यूज़र से देना था, वो भी सब अब चल रहा है। बट नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है टेस्टिंग एंड डीबगिंग। तो इस स्टेप में हम यही चेक करते हैं कि हमारा कोड कैसे टेस्ट कर रहा है, किस इनपुट के लिए क्या आउटपुट दे रहा है, क्या जो हम इनपुट दे रहे थे हमें उसके लिए एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। बहुत बार हमारे कोड में ऐसा होगा, हमारा कोड इनपुट तो ले रहा है पर जो हमें आउटपुट चाहिए था वो नहीं दे रहा है। ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हम अपने कोड को टेस्ट और डीबग करते हैं। अब ये डीबग काफ़ी अनोखा वर्ड है, इसकी तरफ देखते हैं। बग एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, इशू होता है, हम कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में उन इश्यूज को बग बोलते हैं। और डीबगिंग का मतलब है उन इश्यूज को हटाना, उन इश्यूज को एलिमिनेट करना अपने प्रॉब्लम से, अपने सॉल्यूशन से। तो टेस्टिंग एंड डीबगिंग के अंदर हमें मेजरली 3 प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, 3 टाइप के एरर आते हैं। पहला रन टाइम, दूसरा लॉजिकल और तीसरा सिंटैक्टिकल। अब एक एक करके इन एरर्स को समझते हैं और देखते हैं कि इनके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। अब आपको ये ध्यान से एक अपने दिमाग में बात रखनी है कि हर एक एरर को सॉल्व करने के लिए हर एक लैंग्वेज का अलग तरीका होता है। बट ये जो लॉजिकल एरर है ये ट्रेस बैक करता है हमारे एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स को। तो लॉजिकल एरर बेसिकली वो एरर्स होते हैं
जो मैथमेटिक्स के लॉजिक की वजह से कहीं अगर हमारा मैथमेटिक्स का लॉजिक गलत हो गया तो उसकी वजह से ये लॉजिकल एरर्स अराइज होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए आपने एक वेरिएबल लिया a, उसको आपने वैल्यू दे दी 10, ठीक है। अब आपने एक कोड रन करा कि while a is greater than 100, कुछ टास्क कंप्लीट करो, डू समथिंग। हमें ये नहीं पता हो क्या रहा है, बट अभी के लिए मान रहे थे कुछ कुछ हो रहा है। आप यहाँ पे एक प्रॉब्लम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे a को 10 दे रखा है, बट हम यहाँ पे मांग रहे हैं कि a को 100 से बड़ा होना चाहिए। ये एक लॉजिकल एरर है जो कि हमारा हमारा प्रोग्राम फेस करेगा। इसको सॉल्व करने का दो तरीके हैं इस प्रॉब्लम को। या तो हम a लेस देन 100 कर दें, या तो हम a को 100 से कुछ बड़ी वैल्यू दे दें, जैसे 101, ताकि हमारा कोड रन कर जाए। अब नेक्स्ट टाइप का एरर जो कि जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर एक ऐसे एरर्स हैं जो कंप्यूटर कंप्यूट ही नहीं कर पाता। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डिवीजन बाय ज़ीरो। अब ज़ीरो से तो हम भी नहीं डिवाइड कर सकते और कंप्यूटर को भी हमने बनाया, तो कंप्यूटर कैसे कर लेगा। इसीलिए डिवीजन बाय ज़ीरो एक रन टाइम एरर है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने एक कोड लिखा जिसके अंदर कोड को एक फाइल खोलनी है, एक हमारे कंप्यूटर में किसी फोल्डर में फाइल पड़ी है, उस कोड को वो खोलनी है। बट अगर वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो कैसे खोलेगा, तो वहाँ पे वो एरर दिखा देगा। रन टाइम एरर बेसिकली इन्हीं दो टाइप में आते हैं। और रन टाइम एरर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस करेंगे वो ये है कि हमें कभी भी वो कंपाइल करते वक्त दिखेंगे ही नहीं। हमेशा रन टाइम एरर सिर्फ रनिंग के टाइम ही आएंगे, जैसे कि ये नाम सजेस्ट करता है। इसीलिए आप इसे एज एन एड टू मेमोरी याद रख सकते हैं कि रन टाइम एरर हमेशा कोड की रनिंग के टाइम ही आएंगे, कभी भी कंपाइलेशन टाइम में नहीं आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं सिंटैक्टिकल एरर पर। सिंटैक्टिकल एरर मतलब हमारे सिंटेक्स में एरर। सिंटेक्स तो आपको पता ही होगा होता क्या है। हर एक लैंग्वेज के अंदर अपने अपने सिंटैक्सेस यूज़ होते हैं डिफाइन करने के लिए कि कोड कैसे जाएगा, फ्लो कैसे होगा, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, वेरिएबल डिक्लेरेशंस और कंडीशंस, और हम कुछ और डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो सब सिंटैक्स के थ्रू डिक्लेयर होता है। और अगर उन्हीं सिंटैक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सिंटैक्स एरर कहलाते हैं, और वो सिंटैक्टिकल एरर्स बिकॉज ऑफ सिंटैक्स। अब सिंटैक्स एरर के बारे में ये सबसे अच्छी बात है कि ये ड्यूरिंग कंपाइलेशन डिटेक्ट हो जाते हैं। सो रन टाइम एरर्स की तरह ये हमें पहले ही दिख जाएंगे। ये जैसे ही हमें अपने कोड को कंपाइल करा हमें पता चल गया क्या क्या सिंटैक्टिकल एरर्स थे। नेक्स्ट स्टेप हम अपने कंप्यूटर साइंस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो हमें करना होता है वो है डॉक्यूमेंटेशन।
डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर? अब हमने अपना कोड भी लिख दिया, उसके बाद भी लोग हमसे क्या चाहते हैं कि हम अपने कोड को डॉक्यूमेंट करें, हम एक्सप्लेन करें कि हर एक लाइन का मतलब क्या है। इसे ही कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, क्योंकि बहुत बार जो हम कोड लिखेंगे वो सिर्फ हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे अलावा भी और बहुत सारे प्रोग्रामर्स पढ़ेंगे। अभी आप स्कूल लेवल में हैं तो या तो आपके दोस्त या तो आपकी टीचर पढ़ेंगी। अगर आप कॉलेज लेवल में कंप्यूटर साइंस परस्यू करते हैं तो आपके प्रोफेसर्स पढ़ेंगे। उसके आगे परस्यू करते हैं तो आपके साथ जो कलीग्स काम करते हैं आपके, वो पढ़ेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन से एक्चुअली हम अचीव क्या करते हैं इज़ कि जिस बंदे ने अपना प्रोग्राम लिखा है वो बेसिकली दूसरे प्रोग्रामर को ये बताता है कि ये प्रोग्राम चल कैसे रहा है, ये प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है। तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर हम ये सब चीज़ें, उस प्रोग्राम की वर्किंग को इंक्लूड करते हैं। इसका एक सिंपलर मेथड भी है जिसे हम कहते हैं सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड। अब बहुत बार छोटे छोटे प्रोग्राम लिखते हैं, 2 नंबर की डिवीजन, 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन, 10 नंबर की एडिशन, कुछ नंबर्स में से मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है। ये बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट रेडी करना, प्रॉपर डॉक्यूमेंट रेडी करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो उस केस के अंदर हम ये मेथड अडॉप्ट करते हैं जिसका नाम है सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड। इसके अंदर हम बेसिकली ध्यान रखते हैं 2 चीज़ों पर, वेरिएबल नेमिंग और कमेंट्स। हम अपने वेरिएबल्स को एक बहुत ही अच्छे तरीके से नेम कर सकते हैं ताकि दूसरे यूज़र को या फिर दूसरे प्रोग्रामर को, जो भी हमारा कोड पढ़ रहा होगा, उसे पता चल जाए कि इस वेरिएबल का पर्पस क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ मुझे 2 नंबर्स को डिवाइड करना है। मैं चाहूँ तो उन 2 नंबर्स को A या B डिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है, ये एक कॉमन सी प्रैक्टिस है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कोड दूसरे लोगों को समझ आए और मेरा कोड एक सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड हो, तो मैं पहले वाले नंबर को, जो कि A था, उसको अपना एक नंबर डिक्लेयर कर देता हूँ और दूसरे को डिवाइज़र। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि A क्या कर रहा है, B क्या कर रहा है। जो भी हमारा कोड पढ़ेगा उसे समझ आ जाएगा कि ये हमारा नंबर है और B हमारा डिवाइज़र है जिससे हम इस नंबर को डिवाइड करने वाले हैं। और फर्दर मोर, अगर आप इसका रिमाइंडर कंप्यूट कर रहे हैं तो हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, रिमाइंडर। और अगर इसका क्वोशंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक और कर सकते हैं, क्वोशंट। तो आप देख रहे हैं इन 4 वेरिएबल से मुझे इतनी अच्छी पिक्चर मिल रही है कि मेरा कोड एक्चुअली में करने क्या वाला है, वो 2 नंबर का डिवीजन परफॉर्म करने वाला है। तो ये प्रैक्टिस जैसे जैसे आपका कोड बड़ा होता जाएगा, उसके अंदर वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे, ये प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होती है। क्योंकि अगर आप बाद में इस कोड पर आए, जो कि हम अगले स्टेप में डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको पता रहेगा कि एक्चुअली में हर वेरिएबल का फंक्शन क्या है। आपको जैसे आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है कमेंट्स। हर एक लैंग्वेज के अंदर एक फीचर होता है जिसको कमेंट्स कहते हैं। अब कमेंट्स वो लाइंस होती हैं जिनको कंपाइलर अब हमारा कोड को कंपाइल करते वक्त स्किप कर देता है। अब कमेंट्स हर लैंग्वेज में इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जो भी प्रोग्रामर हो, जो अपना कोड लिख रहा हो, अगर उसे कहीं कुछ एक्सप्लेनेशन डालनी हो तो वो उन कमेंट्स को यूज़ करके डाल सकता है। C++ के अंदर हम कमेंट्स
2 फॉरवर्ड स्लैश से डिनोट करते हैं, या फिर एक फॉरवर्ड स्लैश, एक एस्टरिस्क, और जब कमेंट ख़त्म करना हो तो एक एस्टरिस्क और एक फॉरवर्ड स्लैश। तो ये 2 बेसिक तरीके हैं जिसमें हम C++ में कमेंट्स लिखते हैं। अब इन कमेंट्स के अंदर हम लिखते क्या हैं, हम अपने पिछले एग्जाम्पल पे ही जाते हैं जिसके अंदर हम 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहे थे। अब उसके अंदर जिस लाइन के अंदर हम डिवीजन एक्चुअली परफॉर्म कर रहे होंगे, नंबर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, तो इस स्टेप के अंदर हम एक कमेंट लिख सकते हैं, डिवाइडिंग द नंबर। ये बेसिकली जो दूसरा प्रोग्रामर हमारा कोड पढ़ रहा होगा उसे और क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी मिल जाएगी कि इस लाइन में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो आखिरी और फाइनल स्टेप जो हमें दुनिया की हर कंप्यूटर साइंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अचीव करेगा, वो आखिरी और फाइनल स्टेप है प्रोग्राम मेंटेनेंस। प्रोग्राम मेंटेनेंस का मतलब क्या है? चलिए इन 2 वर्ड्स को अलग अलग ब्रेक करके देख लेते हैं। प्रोग्राम जो कि हमने लिखा है, और मेंटेनेंस मतलब किसी भी चीज़ की देखभाल करना। तो इसका मतलब आपको तो समझ आ ही गया होगा कि जो हमने कोड लिखा है उसकी देखभाल करना। अब हम कोड की देखभाल कैसे करेंगे? ये कोई जीवित चीज़ थोड़ी है। हम कोड की देखभाल करने के लिए हम उसके पास फिर से जाएंगे कुछ टाइम के बाद, जब वो काफ़ी रन कर चुका है, काफ़ी हमारे पास उसका डेटा इकट्ठा हो चुका है कि वो रन कैसे कर रहा है। हम वापस से उस कोड के पास जाएंगे और हम उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और हम प्रोग्राम मेंटेनेंस में ये भी देखेंगे कि कहीं हमारी यूज़र्स की नीड्स और तो नहीं बढ़ गई, कहीं हमारे प्रोग्राम से वो कुछ और तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। तो हम अपने प्रोग्राम मेंटेनेंस के अंदर नई नीड्स को भी डालेंगे कि यूज़र्स की और क्या नीड्स हैं, हम उनको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और प्रोग्राम मेंटेनेंस का यही यूज़ होता है कि हमें ये अपने प्रोग्राम को अपडेटेड रखना होता है अपनी यूज़र्स की नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे हमारे यूज़र्स आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे प्रोग्राम को भी थोड़ा 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 चेंज करते हमें रहना पड़ेगा।